बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है बागाती कृषि की विशेषताएं। इससे पहले का जो वीडियो हमारा था उसमें हमने बात की थी बागाती कृषि, जिसे व्यापारिक बागाती कृषि भी कहते हैं, रोपण कृषि भी कहते हैं और जिसे इंग्लिश में कॉमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसमें हम ये बात कर चुके थे कि ये कृषि 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है और इसके अंतर्गत हम चाय, कहवा, नारियल, गन्ना, केला, मसाले, कोको, रबड़ आदि को उगाते हैं। और इन सब को हम किसके लिए उगाते हैं? व्यापार के उद्देश्य से उगाते हैं। इसीलिए और इस कृषि को हम कहाँ करते हैं? एक तो व्यापार के उद्देश्य से करेंगे और दूसरा बागानों में करेंगे। इसीलिए इस कृषि का नाम व्यापारिक बागाती कृषि है। तो आज हम बात करेंगे व्यापारिक बागाती कृषि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्यापारिक बागाती कृषि क्या है या व्यापारिक बागाती कृषि की क्या विशेषता होती है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज कि व्यापारिक बागाती कृषि की विशेषता क्या है। सबसे पहली इसकी विशेषता अगर हम देखें तो सबसे पहली इसकी विशेषता है बड़े पैमाने पर कृषि, है ना। तो व्यापारिक बागाती जो कृषि है ये कृषि कहाँ होती है? फर्मों पर होती है। इसीलिए सामान्य जोत की तुलना में इसका क्षेत्र अधिक होता है ना। व्यापारिक कृषि जो होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है, बड़े बड़े फर्मों में की जाती है और जो सामान्य जोतें होती हैं या खेत होते हैं उनसे काफ़ी बड़े ये फार्म होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें बागानों की तो ये बागान करीब करीब 16 से 20 हेक्टेयर से लेकर, मतलब या तो 16 से 20 हेक्टेयर होंगे, 16 हेक्टेयर तक का हो सकता है, 18 का, 20 हेक्टेयर तक का हो सकता है और यहाँ से लेकर ये सैकड़ों हेक्टेयर तक के हो सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कृषि फर्मों में या बागानों में की जाएगी और वो फर्म या बागान 20 हेक्टेयर से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर तक के एरिया के हो सकते हैं। यद्यपि आवश्यकता की दृष्टि से इनका क्षेत्रफल कम होता है क्योंकि कृषक बागानों के लिए 1200 हेक्टेयर का क्षेत्र पसंद करते हैं। भारत में बागानों का क्षेत्रफल तुलनात्मक दृष्टि से अधिक नहीं है। हम बात कर रहे हैं बागाती कृषि की, तो हम ये बता रहे हैं कि बागाती कृषि की पहली विशेषता है कि बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यह कृषि बड़े बड़े बागानों या फर्मों में की जाती है। अब उन बागानों या फर्मों का जो आकार होता है वो 16 से 20 हेक्टेयर तक का हो सकता है और 16 से 20 हेक्टेयर से लेकर ये सैकड़ों हेक्टेयर तक का हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो बागाती कृषि करने वाले कृषक करीब करीब 1200 हेक्टेयर तक का जो बागान होता है उसे कृषि के लिए पसंद करते हैं। परंतु हम अगर भारत में बागाती कृषि की बात करें तो भारत में बागानों का जो क्षेत्रफल है वो विश्व से अगर उसकी तुलना की जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से भारत में बागानों का क्षेत्र कम है। तो इसका मतलब हुआ बागाती कृषि की पहली विशेषता ये है कि यह कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, यानी जोतों का या खेतों का आकार बड़ा होता है। दूसरा है इस कृषि की विशेषता एक फसल की कृषि, यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? एक फसल को पैदा करते हैं। बागाती कृषि में फसलों का विशिष्टीकरण मिलता है, ठीक है। बागाती कृषि में फसलों का स्पेशलाइजेशन मिलता है, यानी कि एक क्षेत्र में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। यानी ये नहीं है बागाती कृषि में तो हम बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं, रबड़ है, चाय है, कहवा है, कोको है, नारियल है, केला है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एक जब बागान 1200 हेक्टेयर तक का है या सैकड़ों हेक्टेयर तक के बागान हैं तो उनमें सारी फसलों को उगाया जाएगा। एक बागान में एक ही फसल को उगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें मलाया, तो मलाया के बागानों में रबड़ उगाया जाता है। अब अगर हम भारत में देखें तो असम में चाय उगाई जाती है, ब्राज़ील में अगर हम देखें तो कहवा का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि बागाती कृषि में जब बागानों में कृषि की जाएगी तो केवल उन बागानों में एक ही फसल को उगाया जाता है। इस व्यवसाय में भौतिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों का योगदान बहुत अधिक रहता है ना। केवल ऐसा नहीं है,
इस कृषि को प्रभावित करने वाले फिजिकल फैक्टर भी हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर भी हैं और पॉलिटिकल फैक्टर भी हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं उसमें रबड़, केला, कॉफ़ी, कहवा, कपास, कोको, मसाले, चाय और नारियल प्रमुख हैं। अब ये सारी फसलें तो उगेगी, लेकिन एक फार्म में किसी एक ही फसल को उगाया जाएगा, अन्य को नहीं उगाया जाएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है। तीसरा आता है कृषि पद्धति। अब इस कृषि की क्या पद्धति है वो हम देखते हैं। बागाती कृषि की मुख्य विशेषता विशिष्ट कृषि पद्धति है। यहाँ अन्य फसलों की तरह बीज बोकर पैदा नहीं किया जाता है, बल्कि उसका रोपण किया जाता है। इसमें दो तरह की उपजें पैदा होती हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम दूसरी फसलों को तो कैसे पैदा करते हैं, हम बीज को बो देते हैं और बीज बो करके हम कैसे फसलें पैदा करते हैं। जो भी हम कृषि करते हैं उसमें हम यही करते हैं कि सीड्स को बोते हैं और फसलें पैदा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बीज को बोकर फसलें पैदा नहीं की जाती है, बल्कि उनका रोपण किया जाता है। और ये रोपण भी दो प्रकार से किया जाता है। वृक्ष अब इसमें दो हैं, एक है वृक्ष युक्त वाली फसलें और दूसरा है बार बार रोपण वाली फसलें। वृक्ष युक्त वाली फसलें कौन सी हैं? चाय है, कहवा है, रबर है, कोको, ये सारी फसलें जो हैं वृक्ष युक्त फसलें हैं। दूसरा है बार बार रोपण वाली फसलें, जैसे कपास और गन्ना, ये बार बार रोपण वाली फसलें हैं। तो यहाँ पर कृषि पद्धति क्या है कि इसमें बीज को बोकर वृक्ष तैयार नहीं किए जाते हैं, वरन यहाँ पर फसलों को रोपण किया जाता है, रोपण करके तैयार किया जाता है। चौथी इसकी विशेषता आ जाती है रोपण कृषि और श्रमिक, है ना। अब बागाती कृषि में मुख्यतः अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तथा अधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बागाती कृषि वाले क्षेत्रों में श्रमिक का निर्यात किया जाता है। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में हमको लेबर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इतनी लेबर यहाँ तो नहीं मिलेगी जहाँ पर बागाती कृषि हो रही है, क्योंकि बागाती कृषि तो वहाँ हो रही है जहाँ पर खेतों का आकार बहुत बड़ा बड़ा है, और खेतों का आकार वहीं बड़ा होगा जहाँ पॉपुलेशन डेंस नहीं होगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से जनसंख्या या श्रमिकों का निर्यात किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर बागाती कृषि होती है। बागाती कृषि तो अधिकांशतः विश्व के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। तो अब उन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से श्रमिकों का निर्यात किया जाता है। यहाँ खेत तैयार करना हो या पौधों का निरीक्षण करना हो, कपास और चाय को चुनना हो, या फिर गन्ने को काटना, छीलना हो और सामानों को लादना हो, रबड़ के वृक्षों से दूध निकालना हो, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? श्रमिक करेगा, है ना। चाहे चाय चुननी हो, चाहे कपास चुनना हो, गन्ना काटना हो, छीलना हो, उसे ट्रकों में लादना हो, रबड़ के पेड़ों से दूध निकालना हो, ये सारे काम कौन करता है? श्रमिक करते हैं। इसीलिए बागाती कृषि में श्रमिकों का महत्व यथावत बना हुआ है ना, कि आज की तारीख में भी बागाती कृषि में लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। श्रमिक के प्रमुख निर्यातक देश अफ्रीका और भारत रहे हैं और आज भी हैं। मतलब आज भी अफ्रीका और भारत से बागाती कृषि वाले क्षेत्रों में श्रमिकों का निर्यात किया जाता है। मॉरिशस, नेपाल, फिजी, ब्रिटेन, गायना, क्यूबा व श्रीलंका में श्रमिक मुख्यतः भारतीय ही थे। अगर हम पहले की बात करें तो इन सारे देशों में जो श्रमिक थे वो सब कौन से थे? इंडियन ही थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बागाती कृषि तथा बाजार की, है ना, कि अब ये बागाती कृषि है तो इसका बाजार कहाँ है, किस प्रकार का है। इस कृषि का विकास यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में किया गया, कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में किया गया था। अब जब ये यूरोपियन कंट्री ने सारे वर्ल्ड पर अपना अधिकार स्थापित किया था और शासक के रूप में ये लोग शासक के रूप में इन्होंने सारे देशों पर राज्य किया था, तो उस समय यूरोप के लोगों ने उष्ण कटिबंधीय देशों में और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में शासन भी किया और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार की कृषि को प्रारंभ किया था। और इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर तो ये कृषि की जाएगी और इस कृषि से जो उत्पादन प्राप्त होगा उसका निर्यात कहाँ किया जाएगा? उसका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाएगा।
तो इस कृषि का विकास यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य शासक देशों को कृषि उत्पादन का निर्यात था। मतलब उन्हीं देशों में उस कृषि, यूरोपीय देशों में ही उस कृषि को क्या कर देंगे, उष्ण और उष्ण कटिबंध में तो कृषि की जाएगी और कृषि से प्राप्त जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को इन्होंने क्या करा, शासक देशों में यानी यूरोपीय देशों में ही वापस से क्या कर दिया, निर्यात कर दिया। यानी कि जहां इसका उत्पादन हो रहा है वहां के लोग तो उसका उपभोग ही नहीं कर रहे हैं, शासक देश ही इन फसलों का उपभोग कर रहे थे। जैसे जैसे विदेशी बाजार का विस्तार होता गया वैसे वैसे बागाती कृषि को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लगा और इसका ज्यादा विस्तार होता गया। स्वतंत्रता के बावजूद भी बागाती कृषि उत्पादन का निर्यात इन देशों द्वारा किया जाता है क्योंकि विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे आर्थिक सुदृढ़ता आती है। अच्छा, ये तो थी स्वतंत्रता से पूर्व की बात, तो इस बागाती कृषि को और प्रोत्साहन मिला। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी आज भी इन देशों में ये कृषि की जा रही है और इसका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और विदेशी मुद्रा से किसी भी राष्ट्र में क्या आती है, आर्थिक सुदृढ़ता, या उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है। तो ये था बागाती कृषि तथा उसका बाजार। नेक्स्ट आता है बागाती कृषि में यातायात के साधनों का महत्व। अब हम बात कर रहे हैं कि बागाती कृषि जो है उसमें यातायात के साधन कैसे होंगे। तो यातायात के साधन उपयुक्त, सुविधाजनक एवं सस्ते हों। यातायात के साधन बागानों के अंदर भी आवश्यक होते हैं क्योंकि बागाती कृषि में बागानों का फैलाव हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में होता है और उस क्षेत्र के उत्पादन को संग्रहित करने की समस्या होती है। प्राय बड़े बड़े बागानों के मध्य में सड़कें होती हैं जिनके द्वारा उत्पादित सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। इन बागानों से बाजार व बंदरगाह तक उत्पादन भेजने के लिए रेल व सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बागाती कृषि की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर फर्मों का आकार सैकड़ों हेक्टेयर तलक का होता है। अब इतने सैकड़ों हेक्टेयर तलक के क्षेत्र में यदि फसल पैदा की जाएगी तो उस फसल को क्या करना पड़ेगा, संग्रहित करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए इन बागानों में क्या किया जाता है, सड़कों का निर्माण किया जाता है ताकि फसलों को एकत्रित किया जा सके। और फिर संग्रहित की गई फसलों को क्या किया जाता है, एकत्रित करने के बाद रेल मार्ग और सड़क मार्गों के माध्यम से बंदरगाह और बाजारों तक भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बागाती कृषि की विशेषता में, बागाती कृषि में विदेशी प्रबंधन एवं पूंजी। ठीक है, अब आपको मैंने अभी भी बताया कि इस कृषि का विकास उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था। तो इस कृषि में पूंजी किसने लगाई और प्रबंध किसने किया, विदेशियों ने किया, है ना, यूरोपीय कंट्रियों द्वारा किया गया। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बागाती कृषि का विकास यूरोपीय देशों द्वारा प्रारंभ किया गया था। जैसे डच लोगों ने बागान पूर्वी द्वीप समूह में, ब्रिटिश ने भारत में, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया इत्यादि में पाए जाते हैं। विदेशियों की कृषि व्यवस्था और प्रबंधन स्थानीय कृषकों की अपेक्षा अधिक कुशल था। उत्पादन की अधिकता के लिए कृषि संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग भी करते थे। बागानों के प्रबंध में भी विदेशी पूंजी लगाई हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बागाती कृषि हुई है, इस बागाती कृषि में प्रारंभ जो किया था वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था। तो पूंजी भी किसकी लगाई गई थी, यहाँ पर यूरोपीय देशों द्वारा ही लगाई गई थी। नेक्स्ट है लास्ट, बागाती कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया। बागाती कृषि की सभी फसलें इस प्रकार की हैं, उनको बागानों से प्राप्त करके सीधे बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। परिवहन के दौरान नष्ट होने की भी इसमें आशंका रहती है। जैसे अगर हम रबड़ का दूध देखें, गन्ना देखें, हरी चाय आदि देखें, तो साथ ही साथ औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा इनकी मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। इसके अतिरिक्त पदार्थ बाहर हो जाता है। इस दृष्टि से औद्योगिक संस्थानों, संयंत्रों को बागानों में लगाना ही उपयोगी रहता है। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो बागाती कृषि की जाती है उसमें कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम कच्चा ही फैक्ट्रियों तक पहुंचाएं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वेस्ट में निकल जाती है। जैसे रबड़ से दूध बना, रबड़ है तो रबड़ का दूध, गन्ना है, हरी चाय है, अब गन्ने से गुड़ या शक्कर बनेगा तो क्या होगा, उसका रस तो बहुत कम निकलेगा और उसमें छिलका बहुत ज्यादा होगा। तो अब अगर हम पूरे गन्ने को ट्रांसपोर्ट करके उद्योग तक ले जाएंगे तो परिवहन लागत तो ज्यादा आ गई
और गन्ना या गुड़ बहुत कम बना तो काफ़ी मात्रा में कच्चा पदार्थ या वेस्ट मटेरियल निकल गया बाहर, तो हमें तो पूरी ही परिवहन लागत देनी पड़ी गन्ने की। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि बागायती कृषि में औद्योगिक संस्थान यानी उद्योग भी वहीं लगाए जाते हैं, ताकि जो हमें बागानों से फसलें प्राप्त हो रही हैं उनकी प्रोसेसिंग भी वहीं की जा सके, और प्रोसेसिंग के बाद वस्तु का निर्माण भी, फसलों से जिस चीज़ का हमें निर्माण करना उसका निर्माण भी वहीं बागानों में हो जाए, जिससे परिवहन लागत कम आए। तो बागायती कृषि में औद्योगिक प्रक्रिया भी अधिकांशतः उन्हीं बागानों में कर दी जाती है और इससे लाभ ज़्यादा होता है। तो ये थी बागायती कृषि की कुछ विशेषताएं।